प्राइम मिनिस्ट्री से आपको इसके संस्थापक सदस्य याद हो गए। प्राइम मिनिस्टर तो आप सब जानते हो, एक छोटा सा नाम है, उसी से आपने पूरे संस्थापक सदस्य देश याद कर लिए। दोस्तों ऐसा कहीं भी आपको कोई नहीं समझाएगा। ये हो सकता है यूट्यूब पर पहली वीडियो आप सबने देखा होगा, बहुत छोटी सी लाइन है, बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। कबाड़ा हो गया कंबोडिया और बनेगा से वियतनाम। ध्यान रखना, जिस तरीके से 2026 का प्रीलिम्स पेपर आया, आप सब समझ रहे होंगे कितने खतरनाक शब्दों का उपयोग करता है। ये ध्यान रखना, रिवीजन शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी रट्टा लगाना पड़ेगा, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं आपसे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। और आप सब कुछ याद कर सकते हो, आपके दिमाग की सीमा नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम की सीमा नहीं है, इसमें भी कुछ भी पूछ लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू विशाल आईएएस। तो आज अपना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज का तीसरा वीडियो सामने आ ही चुका है और इस वीडियो का नाम है आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसे पूरी तरीके से डिकोड करने वाले हैं और इसे इतना डीप मैं आपको समझा दूंगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से नोट्स की, सिर्फ आपको करंट अफेयर को और देखना पड़ेगा। और अगर आप सीरियसली अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि A4 साइज के अपना एक पन्ना निकाल लो यार, या फिर अपना कहीं पर इसके नोट डाउन नोट्स बना लो, क्योंकि डिटेल में यूपीएससी को एनालाइज करने के साथ साथ, यूपीएससी के लेवल पर एनालाइज करने के साथ साथ आज हम आसियान को डिटेल में समझने वाले हैं। चाहे वो इसका इंट्रोडक्शन हो, चाहे इसके मेंबर हो, चाहे वो इसका जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, चाहे वो इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, उसे भी हम समझेंगे, किस तरीके से मेजर माइलस्टोन आए हैं उन्हें भी हम देखेंगे, एंड इसके अलावा इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को भी समझेंगे आसियान के। और उसके बाद यूपीएससी की सबसे फेवरेट चीजें यानी कि इंडिया आसियान रिलेशन को हम डीपली समझने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद क्या भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आसियान, एंड इसके अलावा भारत के लिए कौन कौन से चैलेंजेस तो आप सब जानते हैं हमेशा रहते हैं, उसे भी डीपली समझेंगे। एंड यूपीएससी के पूरे पर्सपेक्टिव से इन सारे चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और उसी के साथ आपके लिए मैं मैप एनिमेशन के थ्रू ये सारे देशों को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आसियान का मैप समझना पड़ेगा। अगर हम यूपीएससी या देखिए, अगर हम यूपीएससी या फिर पीसीएस के लेवल पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें मैप की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम सबको पता है, तो उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। साउथ एशिया में हम सब जानते हैं हमारा प्यारा भारत आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, हम सब जानते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में हम सब जानते हैं म्यांमार से लेकर तिमोर लिस्ते तक के देश आते हैं, चाहे वो फिलीपींस हो गया, चाहे वो लाओस हो गया, चाहे वो वियतनाम हो गया। बहुत अच्छे से देख लो, देखो ये सारा इंडोनेशिया है नहीं है, साफ साफ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तिमोर लिस्ते को ध्यान रखो, इंडोनेशिया से मिलता हुआ एक द्वीप है छोटा सा, और इसे नया मेंबर बनाया गया है आसियान के अंदर, ठीक है। तो आपने मैप को बहुत अच्छे से देख लिया, एंड इसके बाद अब देखने की कोशिश करते हैं कि इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, एंड उसके बाद वाले सदस्य कौन कौन से हैं। और उसके साथ में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी जो हमारे जनरल लाइफ की ट्रिक है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन रहे। एक रहा है इंडोनेशिया दोस्तों, दूसरा फिलीपींस है, तीसरा मलेशिया है, चौथा सिंगापुर है, एंड पांचवा थाईलैंड है। अच्छा, मैं आपको बहुत ही सरल ट्रिक से आपको ये याद बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बस आपको रिवीजन करना होगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर हम सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्ट्री, तो हम प्राइम मिनिस्ट्री याद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर तो सब देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन है, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वैसे ही प्राइम मिनिस्ट्री याद करना है ट्रिक आपको। अब प्राइम मिनिस्ट्री क्या होता है, तो पी से हो गया फिलीपींस, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, और टी से थाईलैंड, और आई से इंडोनेशिया। तो प्राइम मिनिस्ट्री से आपको इसके संस्थापक सदस्य देश याद होगा यार। प्राइम मिनिस्टर शब्द तो आपको याद ही रहता है पहले से, इसमें तो कुछ भी अलग से याद नहीं करना है। प्राइम मिनिस्ट्री से क्या हो गया, देखो, पी से हो गया फिलीपींस, ठीक है, एम से हो गया मलेशिया, एस से हो गया सिंगापुर, टी से हो गया थाईलैंड, और आई से हो गया इंडोनेशिया। तो प्राइम मिनिस्ट्री, समझ पा रहे हो आप, प्राइम मिनिस्ट्री से आपको इसके संस्थापक सदस्य याद हो गए। प्राइम मिनिस्टर तो आप सब जानते हो, एक छोटा सा नाम है, उसी से आपने पूरे संस्थापक सदस्य देश याद कर लिए दोस्तों। आप याद करने की कोशिश करते हैं इसके बाद वाले सदस्यों को, जो भी है ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, तिमोर लिस्ते, इन्हें भी बहुत आसानी से मैं आपको याद कर दूंगा। तो देखिए, घर घर की कहानी हम सबको पता है कि बहू में कैसे आती है तो घर में क्या समस्याएं आती हैं। तो वही मैंने यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करी है कि देखिए, बहू
मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। बहुत छोटी सी लाइन है, बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। अब बी से क्या होगा, ब्रुनेई, ठीक है। मैके से हो गया म्यांमार, एल लाओ से हो गया लाओस, ठीक है। तुम्हारा से हो गया तिमोर लिस्ते, कबाड़ा हो गया कंबोडिया, और बनेगा से वियतनाम। बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा, ब्रुनेई म्यांमार लाओ, तिमोर लिस्ते कंबोडिया ब्रुनेई। सीधी सी ट्रिक है यार, सीधी सी ट्रिक है, सीधे से देश है। मतलब दो ट्रिक आपने याद कर ली, प्राइम मिनिस्ट्री और बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। तुम्हें सारे सदस्य देश याद इसके होने वाले हैं कि कौन से इसके संस्थापक सदस्य थे दोस्तों, उसके साथ में कौन कौन से बाद में इसके मेंबर जुड़े हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा ट्रिक के मेन शब्द कौन से हैं। बहू से होगा ब्रुनेई, मैके से होगा म्यांमार, लाओ से होगा लाओस, तुम्हारा से हो गया तिमोर लिस्ते, कबाड़ा से हो गया कंबोडिया, एंड बनेगा से वियतनाम। बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा, ब्रुनेई म्यांमार लाओस कंबोडिया तिमोर वियतनाम। ठीक है, तो आप समझ पाए होगे, सारे सदस्य देशों को आप याद कर लोगे। कई बार आपको इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, रिवीजन शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी, रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं आपसे, रट्टा जितना शुद्ध लगा लोगे उतना ही एग्जाम में जाकर क्लियरली आपका सूरज चमक पाएगा। नाउ अब इसके जो मेंबर हैं और जो इसका मतलब विस्तार हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो आसियान है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों, ये बना क्यों। हम सब जानते हैं कोई भी ग्रुप क्यों बनता है। देखिए, मैं आपके यहाँ पर माइंड में भी आपको बैठाने वाला हूँ कि आप ये ना समझो रटना ही नहीं है, समझना भी है। देखो, कोई भी ग्रुप बनता है तो क्यों बनता है। ज्यादातर ग्रुप बनते हैं वहां के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, वहां के राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, एंड इसके अलावा सुरक्षा के लिए, आपसी सहयोग के लिए, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो वैसे ही आसियान देशों का निर्माण हुआ। अब मानकर चलो जिस देशों के आसपास चाइना जैसा ये कितना खतरनाक देश हो, तो उन देशों को तो आपस में सहयोग और आर्थिक सहयोग, चाहे सुरक्षा सहयोग की तो भावना बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों आसियान का विस्तार हुआ। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इस बात को अंदर तक बैठा लो कि आसियान क्यों मिला। आपस में ग्रोथ के लिए आसियान का निर्माण हुआ। और कब निर्माण हुआ दोस्तों, 1967 में। अब आप कहोगे यार ये डेट मुझे याद नहीं रहेगी। अच्छा, मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में याद कराने वाला हूं। सबसे पहले ये बताओ मुझे आप लोग कि भारत कब आजाद हुआ था। तो भारत आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है यार, उसके 20 साल बाद मानो ये ग्रुप आजाद हो गया। इस तरीके से आजाद नहीं हो गया, मैं एक टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा हूं बस शब्दों का। लेकिन याद रखो ये बना कब, 20 साल बाद, भारत की आजादी के 20 साल बाद आसियान का निर्माण हुआ 1967 में, 1967 में। ठीक है, अब आपको याद हो गया, कितना क्लियरली याद हो गया। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, देखिए भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ ना, और आसियान 8 अगस्त को। कैसे बताऊं मैं, मुझे एकदम एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मतलब भारत से एक सप्ताह पहले और 20 साल बाद। छोटी सी लाइन है, आप समझ पा रहे हो। अगर इसे दिमाग में आपने बैठा लिया इसी तरीके से कहानी के फॉर्म में, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा आसियान से जुड़े सवालों को करने से दोस्तों। अब जो आसियान ये बना 1967 में दोस्तों, 8 अगस्त को, तो कोई डिक्लेरेशन तो साइन होगी, तो उसे बोलते हैं हम बैंकॉक डिक्लेरेशन। और बैंकॉक कहाँ है, आप सब जानते हैं, थाईलैंड पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपनी गतिविधियों के लिए, तो वहीं पर है, उसी की राजधानी है बैंकॉक। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ भारत के लिए करीबन 20 साल बाद। ऐसे ही आप ध्यान रखो, ठीक है, कि भारत के लिए भी थोड़ा इधर के रास्ते खुल जाए। अब इसका सचिवालय कहाँ है इसका दोस्तों, तो इसका सचिवालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया की राजधानी कही जाती है। ठीक है, अब हम इसके 11 मेंबर पर एक बार और विचार कर लेते हैं। मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं, चाहे वो आपकी हो गई, कौन कौन सी ट्रिक हो गई, एक हो गई प्राइम मिनिस्ट्री हो गया, और दूसरा ट्रिक इसका कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरी ट्रिक हो गई बहू मैके से लाओ तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। समझ पा रहे हो, दोनों ट्रिक आपके सामने ही है। अब इसके एक बार देश और देख लेते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर लिस्ते। तो देखो, वैसे देखने में ये कितने मतलब याद ही नहीं हो पाएंगे किसी के लिए भी, लेकिन अगर आप इन्हें टुकड़ों में याद करोगे तो भाई आपको सब याद हो जाएंगे बिट ट्रिक। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको कोई कहानी याद करनी पड़े, कोई भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर आप सब जानते हो, तो प्राइम मिनिस्ट्री है। आपको घर घर की कहानी पता है कि बहू मैके से लाते हैं तो कबाड़ा किस पति का बनता है, तो भाई बहू मैके से लाओ
तुम्हारा कबाड़ा बनेगा। मतलब मैं एक मजाक मजाक में कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आप इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसके मेंबर और इसका जो विस्तार है उसे समझ पाओगे। एंड ये भारत की आज़ादी से किस तरीके से इसका बनना जुड़ा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। नाउ आसियान की अब मेन जो जर्नी है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले से मैंने लिख रखा है कि 8 अगस्त 1967। अब मैंने आपको याद करा दिया कि भारत कब आजाद हुआ। भारत हुआ 15 अगस्त 1947 में। उसके 20 साल बाद हुआ और एक सप्ताह पहले। अच्छा, इसे शुरुआत में बनाया किसने, तो वो भी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा रखा है। इसको बनाया 5 लीडर थे उसके, और वो कौन से थे, उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो। अच्छा, आप सबको पता होगा कि क्वाड का निर्माण हो रहा था जब, तो पहले इसके विदेश मंत्री मिलते थे। जो भी इन देशों के विदेश मंत्री हैं वो आपस में जा जाकर मिलते थे। तो एक तरीके से हमारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि कभी भी किसी भी ग्रुप का निर्माण होता है तो उसकी जो मेन सबसे ऊपर सत्ता के लोग हैं वही उसका निर्माण नहीं करते। मतलब उनके नीचे जो विदेश मंत्रालय हैं या फिर और मंत्रालय हैं, उनके लोग आपस में सबसे पहले मिलते बैठते हैं। फिर कहीं जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस अलग अलग देशों के जाके एक ग्रुप के लिए मतलब पहला अपना सबमिट करते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर भी दोस्तों, क्वाड की तरह कि यहाँ पर पहले जो विदेश मंत्री लोग थे वो आपस में मिले। कहाँ पर मिले, बैंकॉक थाईलैंड पर। और वहां पर ही इन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट था, वो था आसियान डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिख दिया है, इसका आप ध्यान रखना। एंड इसके साथ में आप वीडियो को रोक कर भी इसके नोट्स बना सकते हो। और देखिए, और वो कौन 5 देश के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी है कि प्राइम मिनिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्ट्री का मतलब पी से क्या हो जाएगा भाई, पी से हो जाएगा फिलीपींस, एम से हो जाएगा मलेशिया, एस से हो जाएगा सिंगापुर, टी से हो जाएगा थाईलैंड, एंड इंडोनेशिया हो जाएगा आई से। तो आप समझ पाओगे कि आसियान जर्नी कैसी रही है। एंड अब समझने की कोशिश करते हैं जो आसियान का चार्टर है। अब चार्टर क्या होता है, तो देखो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहां पर टोटल किसी भी चीज के विषय के नियम, वहां के रूल, नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम की बात करी जाए, वो कहीं लिख कर रखी जाए, तो उसे हम चार्टर बोलते हैं। और देखिए भाई, आसियान का चार्टर है और इसके चार्टर में क्लियरली लिखा गया है, क्लियरली मेंशन करा गया है कि सभी लोगों को मिलजुल कर चलना पड़ेगा। आसियान कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे को, देशों के जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर, चाहे वो कल्चर लेवल पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रेड के लेवल पर हो, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो रहा आसियान चार्टर। अब इसको जब फोर्सफुली अपनाया गया तो वो कौन सी तारीख थी, वो कौन सी सन थी, तो ध्यान रखना आसियान चार्टर अपनाया गया है 2008। ध्यान रखना कौन से सन में अपनाया गया है आसियान चार्टर, 2008 को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कहाँ अपनाया गया है। और आसियान सेक्रेटरीट आप सबको पता होना चाहिए, जाकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो आसियान चार्टर है दोस्तों, ये लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट है, लीगल एक तरीके से अप्लाई करा हुआ एग्रीमेंट है आसियान चार्टर सारे देशों के लिए। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मोलॉजी है जिस पर यूपीएससी का सीधा निगाह रहेगी। नाउ दोस्तों, अब आसियान के मोटो को, इसके फ्लैग को, इसके प्रतीक को, इसके दिन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं भी आपको कोई नहीं समझाएगा। ये हो सकता है यूट्यूब पर पहली वीडियो आप सबने देखा होगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। क्योंकि देखिए, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, और आसियान को समझने के लिए उसके मोटो को, फ्लैग को, उसके डे को, हर तारीख को कब वो मनाया जाता है, उसका प्रतीक क्या है समझो, उसका झंडा क्या है, हर किसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आसियान का एक ही मतलब मोटो है, वो कौन सा है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ध्यान रखना, भारत का भी ऐसा ही अभी कोई मतलब भारत ने भी ऐसा ही कोई नारा दिया था। किस विषय पर दिया था, अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और आसियान का तो क्लियरली याद रखो कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, विजन, आइडेंटिटी, कम्युनिटी। ध्यान रखना, जिस तरीके से 2026 का प्रीलिम्स पेपर आया, आप सब समझ रहे होंगे कितने खतरनाक शब्दों का उपयोग करता है यूपीएससी। तो याद रखना, बीआईसी है इसका नाम टोटल। ठीक है, टर्मोलॉजी इसकी बीआईसी याद रखो, विजन, आइडेंटिटी, कम्युनिटी। जब आपका विजन होगा तब आपको कोई आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी जब सबको मिल गई तो एक कम्युनिटी बन जाएगी। इस तरीके से अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, तभी ये याद कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारा डाटा है और आप सब कुछ याद कर सकते हो, आपके दिमाग की सीमा नहीं है।
क्योंकि इस एग्जाम की सीमा नहीं है, इसमें भी कुछ भी पूछ लेते हैं, समझ पा रहे हो। इसलिए ध्यान रखो, अगर आपका कोई विजन है तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, और हर किसी को आइडेंटिटी मिलने के बाद उनकी कम्युनिटी बन जाती है, यानी कि इसे बोलते हैं विजन आइडेंटिटी कम्युनिटी। ये आपको याद रखना चाहिए। एंड देखो कौन से दिन आसियान डे मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को। आप समझ पा रहे हो, ये मैंने आपको पहले ही याद करा दिया कि 15 अगस्त को भारत का मनाया जाता है और 8 अगस्त को एक सप्ताह पहले का आसियान का। ठीक है ना, कितना क्लियर है। अब इसका जो ये पूरा लोगो है, इसे समझने की बहुत गहराई से कोशिश करते हैं दोस्तों, एंड इसके फ्लैग को। तो देखिए जो इसका झंडा है उसमें ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो शब्दों का उपयोग हुआ है। कौन कौन से? एक है व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू। आप समझ पा रहे हो, ये चारों को याद रखना, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, कैसे भी करके इसे याद कर लो, लेकिन याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। समझा मैं दे रहा हूं आपको भाई। देखो अब ब्लू से क्या होगा, ब्लू पीस का यहाँ पर प्रतीक बताया गया है। अब बहुत ध्यान से समझना कि वैसे व्हाइट पीस का प्रतीक होता है ना, हर जगह सफेद कबूतर उड़ाया जाता है, सफेद झंडा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लू पीस का प्रतीक है। बहुत गहराई से ध्यान रखो, समझ रहे हो। रेड तो आप सबको पता होगा कि गुस्से का, क्रोध का और क्रेज, वो करेज का प्रतीक होता है, तो करेज का ही प्रतीक है यहाँ पर रेड, इसमें कोई दोहराई नहीं है। येलो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, ठीक है, लेकिन ब्लू और व्हाइट में याद रखो, व्हाइट प्योरिटी का प्रतीक है। तो ध्यान रखो, पीस से ऊपर प्योरिटी होगी, समझ रहे हो, प्योरिटी सबसे ऊपर रखी गई है और व्हाइट है प्योरिटी। इस तरीके से इसे याद करने की, समझने की कोशिश करो। नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये आसियान का विकास हुआ है एंड कौन कौन से मेजर चीजें गठित हुई हैं, कौन कौन सी मेजर चीजें अप्लाई हुई हैं आने वाले समय में, उसे भी देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो FTA कितने प्रकार के हों। तो हम सब जानते हैं भारत की आज़ादी के 20 साल बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान बना था दोस्तों। 2008 में आसियान चार्टर को अपना लिया गया, जो लीगली और मतलब हर देश के ऊपर अनिवार्य है। समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना, जो भी उसके सदस्य देश है, वो सदस्य देशों को भी मैंने आपको रटवा दिया है। एंड इसके अलावा बहुत गहराई से ध्यान रखो, ये कहानी करीबन 2019, मैं आपको बताऊं 2020, 2021, 2022 के आसपास घूमती है। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि RCEP जो है ना, मतलब ग्रुप, उस एग्रीमेंट को फोर्सफुली आसियान ने 1 जनवरी 2022 से अप्लाई किया है। समझ रहे हो, इस पर निर्णय तो ले लिया गया था करीबन, मैं आपको बताऊं 1 दिसंबर 1 नवंबर के आसपास 2021 में, लेकिन कहा गया था करीबन 60 दिन बाद ये अप्लाई होगा। तो हाँ, 1 नवंबर को लिया गया था और 1 जनवरी 2022 से इसे अप्लाई कर दिया गया। तो ध्यान रखना कब से ये अप्लाई करा है आसियान ने, तो 1 जनवरी 2022 याद रखना। नाउ अब देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आसियान ने किस किस देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया होगा। अब देखो कैसे याद रखना है आपको कि आसियान जो देश है उनके आसपास ऑस्ट्रेलिया भी है, उनसे भी कराया उन्होंने, जो भी मेजर कंट्री है। चाइना से भी कराया, इंडिया से भी कराया दोस्तों, जापान से भी कराया, साउथ कोरिया से भी कराया और न्यूजीलैंड से भी कराया। मतलब अगर आपके दिमाग में इस समय मैप घूम रहा है तो आपको पता होगा ये सारे देश आसियान के आसपास हैं, और उन्हीं सारे मेजर कंट्रीज से आसियान ने एग्रीमेंट अपना साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है UPSC और PCS के लिए दोस्तों, कि आसियान और इंडिया के बीच कैसे रिलेशन है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, भारत और आसियान ने अपना पहला फुली डायलॉग पार्टनरशिप की स्टार्ट कर दिया था करीबन 1995 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना करीबन ये 31 साल होने जा रहे हैं 2026 में। ठीक है, 1995 से स्टार्ट हो गया, ये बहुत अंदर तक बैठा लो आप अपने। एंड इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला आसियान एंड इंडिया समिट कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ है दोस्तों, करीबन 7 साल बाद जब से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। 2002। मैं क्यों बार बार इस यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखो, पहले ये ध्यान रख लो ये हुआ कहाँ, तो ये हुआ कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में हुआ है, बहुत गहराई से ये ध्यान रखा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 साल पहले 2001 में ब्रुनेई में ही आसियान इंडिया एक समिट हुआ था। तो वहां पर कहा गया था कि भारत और आसियान समिट अगले साल से होंगे, मतलब इसका डिसीजन लिया गया था 2001 में। तो 2001 भी UPSC दे सकता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट और ग्लिच वाला पॉइंट है कि पहला आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो भी हुआ था 2002 में, लेकिन वो हुआ था ब्रुनेई में। तो बार बार ब्रुनेई आ रहा है निकलकर, तो ये UPSC यहाँ पर खेला कर सकता है दोस्तों कि पहला आसियान इंडिया समिट ब्रुनेई में हुआ था या कंबोडिया में। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जबकि हुआ था कंबोडिया में, ये बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। सिंस
हम सब जानते हैं कि उसके बाद आसियान और भारत के बीच में किस तरीके से ट्रेड आगे बढ़ता गया। इतना ट्रेड बढ़ गया कि मानकर चलो कि भारत और आसियान दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर राजी हो गए। और अगर 2024 की बात करें दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच करीबन करीबन जो व्यापार है वो 106.83 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है आपस में। आप समझ पा रहे हो। एंड इसके अलावा बात करें तो भारत से कुल एफडीआई करीबन 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। समझ पा रहे हो जो इनफ्लो रहा है भारत। तो इससे पता चलता है कि भारत के लिए आसियान कितना ज्यादा जरूरी है एंड आसियान के लिए इंडिया कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी चीज को आपको समझाने के लिए आगे इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है आसियान का फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए। तो हम सब जानते हैं सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है चाइना को काउंटर, चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए आसियान की जरूरत है भारत के लिए। आप समझ पा रहे हो। एंड इसके साथ में यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी पहले से कर रखा है दोस्तों कि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये ध्यान रखना। और अगर 2022-23 के डेटा की हम बात करें दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच करीबन करीबन 81 बिलियन डॉलर के आसपास व्यापार हुआ है। आप समझ पा रहे हो, जो ये दर्शाता है कि भारत ने जो आसियान के साथ 2010 में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा था वो किस तरीके से प्रगति की राह पर है। और उसी के कारण भारत चाइना को बहुत अच्छे से काउंटर भी कर पा रहा है। एंड इसके साथ में देखिए आसियान भारत की जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो 1990 के दशक के आसपास मतलब जनरेट हुई थी, बनी थी, जिसका विकास हुआ था, डेवलप हुई थी दोस्तों, उसके लिए भी आसियान का मतलब भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए भारत को एशिया पैसिफिक में भारत को अपनी पहुंच को बहुत ही ज्यादा डीप करना है, बहुत ही गहराई तक पहुंचाना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए आसियान बहुत अच्छा तरीका है। तो भारत की इसी के कारण भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी आसियान बहुत अच्छा है। देखिए बिम्स्टेक के बाद आसियान ही तो अगला बचता है जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत अच्छे से मतलब फैला सकता है। आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। एंड इसके अलावा जो भी रीजनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, चाहे वो मैरीटाइम हो गया, आप सबको पता है बंगाल की खाड़ी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यार, चाहे वो सुमात्रा के आसपास की मतलब पानी हो गया। एंड इसके अलावा जो कल्चरल है, अब आपका कोई कल्चरल क्या है यार भारत आसियान के, तो भाई बुद्धिस्ट टूरिज्म है यार। महात्मा बुद्ध के होते हुए हम भारत पीछे कैसे रह लेगा, है नहीं है। तो कल्चर और हिस्टोरिकल दोनों लिंक हैं भारत और आसियान के बीच में, और इसका फायदा भारत खुलकर उठा सकता है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद नाउ अब हम बात करते हैं बहुत ही गहराई से जो जो फैक्चुअल चीजें हैं, चाहे वो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो। देखो जो ये कलादान जो प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये हम सब जानते हैं ये कोलकाता से म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो, मिजोरम के थ्रू। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों हैं वहां पर इसकी आसियान की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि म्यांमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है आसियान का, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात करें, और जो आगे जाकर जिन 2-4-5 देशों को भी आगे जाके विचार किया जा रहा है उन्हें भी शामिल किया जाए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और यूपीएससी की निगाह से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है वो आगे किन देशों के साथ जोड़ने की उनकी कोशिश करी जा रही है, तो वो भी इंडिया के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना को काउंटर करने के लिए तो कहना ही क्या। एंड इसके अलावा जो ग्रेट मेकोंग सब रीजन है या फिर आसियान मेकोंग बेसिन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके बारे में भी जरूर मेरे पढ़ना दोस्तों। ये मैं आपके लिए पर्सनल दे रहा हूँ। इसके जो सदस्य देश हैं उन पर प्लीज निगाह टिकाना, क्या भारत इनका सदस्य देश है इनमें से किसी का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, चीन इनका सदस्य है, ध्यान रखना, चीन इनमें से किसी एक का सदस्य है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। लेकिन भारत है या नहीं है ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन भारत इन दोनों चीजों का समर्थन खुलकर करता है। भारत कहता है कि ये दोनों चीजें क्लियरली होनी चाहिए। अब आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये सदस्य देश कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि भारत और आसियान देशों के बीच में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं भारत और आसियान रिश्तों को मतलब आगे बढ़ने से रोकने में। तो देखिए सबसे बड़ी बात यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट। जब यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इतना हावी रहेगा तो भारत आसियान संबंध कैसे आगे बढ़ पाएंगे यार। आप समझ पा रहे हो, पूरे क्षेत्र में ही एक तरीके से तबाही सी आ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा है क्वाड, कि भारत जब अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ जब भारत इस तरीके से विस्तार करेगा तो चाइना का आसियान देशों पर कंट्रोल थोड़ा बढ़ेगा।
आसियान के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, जो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। एंड इसके अलावा अगर हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बात करें, चाहे वो कितने भी द्वीप हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो वो भी उस पर देखिए, भारत अगर खुलकर बोलेगा कि ये वाला द्वीप हो गया, ये हो गया फिलीपींस का, ये हो गया कंबोडिया का, ये हो गया वियतनाम का, तो चाइना नाराज हो जाएगा। और अगर हम खुल के नहीं बोले तो भारत आसियान रिलेशन को एक तरीके से चुनौती के रूप में देख सकते हो आप, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को, जितने भी है। एंड इसी के साथ में भारत ने RCEP को पीछे छोड़ दिया। आप समझते हो कि आखिरी समय भारत ने कह दिया कि भाई हम इसे अपने देश में अलाउ ही नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट को, क्योंकि इससे भारत का जो मेन भारत के हित हैं वो इससे टकरा रहे हैं, भारत के हितों पर इसका सीधे नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी एक मेन रीजन निकलकर सामने आ सकता है इंडिया आसियान रिलेशन को कमजोर करने के लिए। एंड इसके अलावा म्यांमार में जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन चरम पर है, वहां पर सत्ता हटा दी गई है, तो किस तरीके से भारत म्यांमार होते हुए किस तरीके से पूरे आसियान को समझाने की कोशिश करेगा, किस तरीके से कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, ये भी एक चुनौती रहने वाली है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो हम सब जानते हैं कि चाइना किस तरीके से अपने जाल में सारे देशों को फंसाता है, तो उसमें ये छोटे छोटे देश भी आ सकते हैं, डरा धमका कर चाइना अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि चाइना ने किस तरीके से म्यांमार में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है विद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश और म्यांमार भारत के दो बहुत ही पड़ोसी देश हैं, और इनमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना ये दर्शाता है कि चाइना का इस पूरे क्षेत्र में इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही नकारात्मक रूप से दिखने वाला है। तो इसलिए ये सारे चैलेंजेस को आप ध्यान रखना, आपके पेपर में काम आएंगे, ये तो आपको रटे होने चाहिए दोस्तों। तो नाउ एक बार मैं आपको फिर से एक टाइमलाइन इंडिया एंड आसियान की आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं कि सब जानते हैं 1995 से भारत आसियान संबंध शुरू हुए, 2001 में डिसीजन लिया गया कि भारत आसियान समिट होगा, और 2002 में वो हो भी गया। लेकिन कहाँ हुआ, ध्यान रखना, ये हुआ था कंबोडिया में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसकी राजधानी का याद रखना है। मैं सही से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ना कर पाऊं, पेन्हे करके है, पता नहीं कैसे है यार, इसको ध्यान रखना, बस कंबोडिया याद रख लेना। एंड ये जो पहला भारत आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर जो समिट हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ब्रुनेई में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप पूरे आसियान टॉपिक को डिटेल में समझ पाओगे। नाउ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।